जय हिंद बेटा जी। तो बेटा जी तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम था सेट्स और जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके 2 लेक्चर जा चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तो बेटा जी आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज NCERT की बुक का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा जी, एक्सरसाइज 1.1 हमने ली है, ठीक है, और उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेट दिए हुए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म जिसे दूसरा नाम है टेबलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म था सेट को बिल्ड करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियो का नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर वॉच कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सेट में से जस्टिफाई योर आंसर, ये सेट हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पे बताना है। पहले ही वीडियो में फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बता दिया था कि सेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक, और सेट की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कर दिया था। आइए देखते हैं। सबसे पहला दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। ठीक है, अब आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12। ठीक है, पहला होता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, ये होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, हमें साल में उन मंथ्स का कलेक्शन लेना है। ईयर बिगनिंग विद लेटर J, जो मंथ्स J से स्टार्ट होते हैं, जो मंथ्स J से स्टार्ट जिन मंथ्स का लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर J से स्टार्ट होता है, वो मंथ्स लेने हैं। तो सबसे पहले जनवरी आता है, जनवरी J से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट फरवरी नहीं होगा क्योंकि वो F से स्टार्ट होता है। इसके बाद मार्च M से स्टार्ट होता है, तो वो नहीं लेंगे। फिर इसके बाद अप्रैल A से स्टार्ट होता है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। मई M से स्टार्ट होता है, इसलिए ये भी नहीं देंगे। जून आया, जून J से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने जून ले लिया। इसके बाद जुलाई J से स्टार्ट होता है, J ले लिया। अगस्त A से स्टार्ट होता है, नहीं लेंगे। ठीक, सितंबर S से स्टार्ट होता है, नहीं लेंगे। अक्टूबर O से स्टार्ट होता है, नहीं लेंगे। नवंबर N से स्टार्ट होता है, नहीं लेंगे। और दिसंबर D से स्टार्ट होता है, इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 3 मंथ्स है जो J से स्टार्ट होते हैं, एक जनवरी, दूसरा जून और तीसरा जुलाई। तो ये हो गया आपका सेट। ठीक, अगर यही चीज़ हमने क्या कहा, आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि कोई सेट कब होता है, जब वो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो। ठीक, मतलब कि वही आंसर आपके नज़रिए से भी हो और वही आंसर आपके दोस्त का भी हो, वही आंसर आपके मित्र का भी हो, वही आंसर आपके भाई का भी हो, वही आंसर आपके पड़ोसी का भी हो, वही आंसर आपके दिल्ली वाले फूफा का भी हो, वही आंसर आपके लखनऊ वाली नानी का भी हो। ठीक, तो वो होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, और अगर वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेट। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो जनवरी, जून और जुलाई आपने बोला। ठीक, यही अगर आपके किसी दोस्त से पूछा जाए तो वो भी यही 3 नाम बोलेगा, जनवरी, जून और जुलाई। यदि आपकी किसी रिश्तेदार से पूछा जाए तो वो भी यही बोलेंगे, जनवरी, जून और जुलाई, J से जो मंथ स्टार्ट होते हैं। तो हर किसी पर्सन से पूछा गया कि J से स्टार्ट वाले मंथ कौन से हैं, तो उन्होंने यही 3 नाम लिए। अब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। ठीक, हर ने यही नाम लिए, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। तो हम बोलेंगे दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया ये क्या है, ये दिस कलेक्शन, ये जो हमने मंथ का कलेक्शन किया, ये क्या है, सेट है। ठीक है, ये हमारा सेट है। यस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं? आइए, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। पहला है चेतन, ठीक है,
चेतन भगत, दूसरे हैं अमृत प्रीतम, तीसरे हैं जुम्फा लहिरी और तीसरे हैं खुशवंत सिंह, नेक्स्ट है आर के नारायण, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, नेक्स्ट है विक्रम सेठ, नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, ठीक, नेक्स्ट है सारा चंद्र, ठीक है, चटर्जी उपाध्याय। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 10 राइटर्स हमने लिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग है जो इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग भी यही राइटर्स हों, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसमें जो नाम आ रहे हैं वो हो ही नहीं, जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नेम आ रहे हैं आपको अकॉर्डिंग, उनमें से इसमें से किसी का नाम ही ना हो। ये तो मेरे अकॉर्डिंग है जो इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो सकते हैं, आपके जो रिलेटिव्स, ठीक, या नेबर्स, ये पड़ोसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, हर एक पर्सन का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा, मतलब हर किसी पर्सन का एक आंसर नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका सेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के 11 सबसे प्रसिद्ध बैट्समैन, बल्लेबाजों के नाम, ठीक। तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सर विवियन रिचर्ड, नेक्स्ट विराट कोहली, फिर रिकी पॉन्टिंग, इसके बाद ब्रियन लारा, ठीक, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, नेक्स्ट वॉली हैमंड, नेक्स्ट जैक हॉब्स, नेक्स्ट सुनील गावस्कर, नेक्स्ट MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग है जो वर्ल्ड के टॉप 11, ठीक है, क्या है, हो सकता है 11 या 10 लिखे हों, ठीक, एक बार आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको लेके दिखाया है नाम लेकर, ठीक। तो यहाँ ये तो मेरे अकॉर्डिंग 11 वर्ल्ड के 11 जो है टॉप बैट्समैन है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं कि ये आपके अकॉर्डिंग यही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो सकता है आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो सकता है आपके पड़ोसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरे नाम हो। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, मतलब हर एक आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। ठीक, दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा बेटा जी, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ की। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, मतलब आपकी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन। मान लीजिए किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 60 बच्चे हैं, जिसमें से 20 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं। तो मान लीजिए अगर कोई प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने बोलेंगे कि इस सेक्शन में 40 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर कोई आपके सर आए तो वो भी यही बोलेंगे कि इस सेक्शन में 40 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं। या आपकी कोई बाहर से फ्रेंड आया, उसने काउंट किया तो 40 बॉयज़ और 20 गर्ल्स निकले। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब हर एक के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आ रहा है, और वो 40 बॉयज़ 20 गर्ल्स, 40 बॉयज़ 20 गर्ल्स, 40 बॉयज़ 20 गर्ल्स। इसलिए क्या है, ये है आपका सेट है, ठीक, ये क्या है आपका सेट होगा, ठीक। दिस कलेक्शन इज़ अ सेट, ये कलेक्शन जो हमने लिया है सेट का, ये क्या है, सेट है। उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से यानी 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और कहाँ से जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से सभी छोटे नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 सारे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, समय जाएगा, इसलिए हमने 1 2 3 और बाकी नंबर एंड डेड डेज करके दिखा दिया और 99 लिख दिया। तो ये क्या है, ये सारे 100 से छोटे नंबर हैं। आपने भी 100 से छोटे नंबर 1 से लेकर 99 तक लिखा, आपका फ्रेंड भी यही आंसर लिखेगा, आपका पड़ोसी भी यही आंसर लिखेगा, आपके रिश्तेदार भी यही आंसर लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, ठीक, मतलब हर के अकॉर्डिंग एक ही आंसर मिल रहा है, इसलिए क्या है, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट, ये आपका सेट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ पार्ट 5 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, समझ में आया तो अपनी कॉपी में यानी अपने उसमें नोट्स बनाने के लिए नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक, फिर आगे। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5th पार्ट तक है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आइए देखिए,
अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आहा, बहुत अच्छा नाम है। देखिए, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही अद्भुत लेखक हैं। ठीक है, हो सकता है आपने इनकी कहानियाँ भी पढ़ी हों, इनके नॉवेल्स ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं पूरे नाम तो नहीं लिख सकता इनके, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इन्होंने नॉवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम ले लिए हैं। अब क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, मतलब मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियाँ, जो उपन्यास, जो इसमें नॉवेल्स लिखे हैं, राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पे एक राइटर की बात हो रही है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने, अब ये तो नहीं कि इनफाइनाइट मतलब अपने नॉवेल्स लिखे हो, नहीं, एक फाइनाइट, ज़्यादा इनके मोस्टली 60 से ऊपर ही इनके नॉवेल्स लिखे गए हैं। इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं अपने, ठीक है, और 60 से ऊपर ही लिखे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें उनके नॉवेल्स नाम लिखने की, तो आप भी उनके जो 60 से ऊपर जो नेम है वही लिखेंगे, फिक्स नेम जो है वही लिखेंगे, और आपका दोस्त भी जो है फिक्स इनके नॉवेल्स हो वही लिखेंगे। आपके और कोई दूसरा दोस्त वो भी वही फिक्स नेम लिखेगा, और दूसरा नाम उसको और कोई अदर फ्रेंड है वो भी फिक्स नेम लिखेगा। इसका मतलब है जो मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं उनके फिक्स है नॉवेल्स। ठीक है, तो आप भी उतने लिखेंगे जितने मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स लिखे हैं, उतने नाम आप भी लिखेंगे, उतने नाम आपका फ्रेंड भी लिखेगा, उतने नाम आपका कोई भी क्लास का फ्रेंड होगा वो भी लिखेगा, ये क्लासमेट होगा वो भी ये नाम लिखेगा। तो ये क्या है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये कलेक्शन क्या है, सेट, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आप भी वही नेम लिख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स के, आपका फ्रेंड भी वही नेम से लिख रहा है, और आपके जो क्लास के जो भी आपके क्लासमेट्स हैं वो सारे लोग एक ही नाम लिख रहे हैं, मतलब एक ही जैसा सेट बना रहे हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक, क्योंकि एक ही सेट, एक ही जैसा सब बनना है। तो क्या है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट है। आइए 7th वाले की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया था या आई से भी डिनोट किया था। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये इनफाइनाइट का साइन होता है। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट का साइन होता है, यानी अनंत तक जाता है। द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इवन इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन मतलब इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 इवन नंबर है और इंटीजर भी है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ जाए, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, जो आप ये सेट बना रहे हैं, आपका भी यही सेम सेट बनेगा, आपके फ्रेंड का भी यही सेम सेट बनेगा बच्चा, और आपके जितने भी स्कूल क्लास के क्लासमेट्स हैं उन सभी का यही सेम सेट बनेगा। तो ये क्या है, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ये जो आपने कलेक्शन लिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लिया है, यह हर एक का वेल डिफाइंड है। मतलब हर एक जो भी आपके फ्रेंड हो, चाहे आप हो, यही नंबर आएंगे। चाहे आप लिखेंगे तब भी यही नंबर लिखेंगे, चाहे आपका फ्रेंड लिखेगा तब भी यही नंबर लिखेगा, जब आपके क्लासमेट्स लिखेंगे वो भी यही नंबर लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड है। हर एक पर्सन एक ही सेट बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ये जो कलेक्शन है, हर एक वही सेम कलेक्शन बना रहा है, हर एक फ्रेंड, हर एक पर्सन। तो ये क्या है, ये दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, सेट होगा। नेक्स्ट आइए पार्ट 8 की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब अब मान लीजिए हमने इस चैप्टर में, जैसे मान लीजिए NCERT का आपका चैप्टर लिया है सेट का, ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर्स के द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके भी बुक में वही होंगे, आपके फ्रेंड के भी बुक में भी वही होंगे, और आपके सारे जो क्लासमेट्स हैं उनके भी बुक में उतने ही क्वेश्चन होंगे जितने आपके में हैं, उतने आपके क्लासमेट की बुक में भी उतने ही क्वेश्चन होंगे, उतने ही आपके फ्रेंड की बुक में भी उतने ही क्वेश्चन होंगे, अलग अलग तो नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड हो गया। तो ये हो गया दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ये कलेक्शन कैसा होगा, सेट होगा, क्योंकि ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। आइए नेक्स्ट 9th की बात करते हैं। ठीक है, इधर ही हो गया आपका 6 कंप्लीट हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। अब 9th वाले कलेक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का सेट। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर वर्ल्ड के सबसे, तो हो सकता है, ठीक,
किसी को हो सकता है शेर से डर लगता हो, किसी को हो सकता है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस, हर एक पर्सन के नज़रिए से अलग अलग होता है डेंजरस। हो सकता है कोई किसी को कॉकरोच से ही, ठीक है, मतलब किसी को हिरन से ही डर लगता हो, ठीक, हो सकता है किसी को हाथी से नहीं डर लगता हो सकता है किसी को शेर से डर लगता हो, ठीक, मतलब हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग खतरनाक जो है डेंजरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए, जो खतरनाक है वो क्या हो गया, जो डेंजरस है वो क्या हो गया, लॉयन हो गया, शेर हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, ठीक है, और आपका, ठीक है, हिप्पोपोटेमस, गेंडा हो गया, ठीक, इस तरीके से कई और एग्जांपल हो सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग खतरनाक, ये डेंजरस एनिमल हो गए। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये ना होकर कोई दूसरे हो सकता है हिरन हो। तो बच्चा हो सकता है कि जो मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं डेंजरस, आपके अकॉर्डिंग कोई अलग एनिमल्स हो जो आपके अकॉर्डिंग डेंजरस लगते हो, किसी आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कोई अलग एनिमल्स, अलग जानवर होंगे जो उसको डेंजरस लगते हो सकता है आपके पड़ोसी के अकॉर्डिंग अलग जानवर हो सकते हो जो उसको डेंजरस लगते हो, तो खतरनाक लगते हो। तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग जानवर है जो उसको खतरनाक लगते हैं, फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग है एनिमल्स के नेम आ रहे हैं। इसका मतलब है अब जब ये फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे लोगों, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 9 पार्ट थे वो सारे मैंने आपको करा दिए। अगर अच्छे समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में यस लिख के जरूर भेजा करिए। बेटा इतनी मेहनत करके घर में वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम इतना तो करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करें, लेट ए एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं, या जो अंदर ये सेट नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं सेट के, या मेंबर्स बोलते हैं सेट के। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो साइन का नेम है इसको बोलते हैं, ये जो है इसका नाम है बिलोंग्स टू और इसका नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब अब ध्यान से समझिएगा ये क्या है। सबसे पहले एक यहाँ पे आपको सेट दे दिया गया है, एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर ये साइन लगाना है, या बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। मतलब अगर कोई जैसे 5 मान लीजिए इस सेट के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे ये बिलोंग्स टू लगेगा, मतलब उस सेट के अंदर आ रहा है तो यानी बिलोंग्स टू, मतलब सेट इस बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट के अंदर आ रहा है। अगर कोई नंबर ये जो नंबर दिए कोई नंबर इसके अंदर नहीं आ रहा होगा तो वहाँ लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान से देखिएगा बेटा जी। सबसे पहले ये देखिए 5 है, 5 क्या ए सेट के अंदर आ रहा है, यस ए के अंदर आ रहा है, तो हम ये किसका साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू 8, मतलब जो 5 है वो ए सेट के अंदर आ रहा है। 8 आ रहा है कि नहीं इसके अंदर, नहीं, तो कौन सा साइन लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब 8 जो है वो ए सेट के अंदर नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या कौन सा साइन लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 0 है वो सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, ये बताता है साइन। 4 इसके अंदर यस आ रहा है, तो यहाँ साइन किसका लगेगा, बिलोंग्स टू। तो 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 जो है वो सेट ए के अंदर आ रहा है। इसके बाद जो ये 2 वाला एलिमेंट है ये देखिए सेट ए के अंदर आ रहा है, यस, तो हम लिखेंगे 2 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। जो 2 एलिमेंट है वो क्या है, सेट ए के अंदर आ रहा है, तो ये क्या बिलोंग्स टू का साइन होगा। अब देखिए 10 इस आ रहा है इस सेट के अंदर, नहीं, इसलिए यहाँ किसका साइन होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 10 है वो सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। सो बच्चा लोगों, उम्मीद करता हूँ आपको आज इस वीडियो में जितना बताया टॉपिक वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे, जिसमें इस एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.1 का आगे के क्वेश्चन नंबर आज इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे पार्ट के सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे पार्ट के सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और इसी क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।